हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं जहांगीर आलम, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। आज चर्चा का विषय है आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य वित्तीय संबंध पर इसके प्रभाव तथा केंद्र राज्य के मध्य स्थापित आर्थिक व्यवस्था के दोष। इससे पहले इस वीडियो के पार्ट 1 के रूप में सामान्य परिस्थिति में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध की चर्चा की गई थी, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से संघ एवं राज्यों के अधिकार में कर राजस्व का बंटवारा, संघ एवं राज्यों को कर से भिन्न राजस्व प्राप्ति के स्रोतों तथा संघ द्वारा राज्यों को दी जाने वाली अनुदान बिंदुओं को रेखांकित किया गया था। आपातकाल में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध के अंतर्गत आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि भारत में आपातकाल के क्या प्रावधान हैं और आपातकाल में केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध पर क्या प्रभाव पड़ता है। संविधान के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा हेतु 3 प्रमुख प्रावधान हैं। जो पहला प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत, दूसरा है संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत और तीसरा है संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत। पहला जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है वह है युद्ध या बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की आशंका पर आपातकाल। इमरजेंसी कॉज्ड बाय वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। इसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि देश में युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के कारण या इसकी आशंका के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह संपूर्ण भारत या इसके किसी भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। उल्लेखनीय है कि संविधान के 44वें संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को स्थान दिया गया है, यानी कि 44वें संशोधन के पूर्व आंतरिक अशांति होने पर भी आपातकाल लगाई जा सकती थी। दूसरा जो आपातकाल है वह है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर, जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 356 में प्रावधान किया गया है। इमरजेंसी अराइजिंग फ्रॉम द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट्स। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन द्वारा या अन्य किसी प्रकार से संतुष्ट हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है कि उस राज्य में संविधान विफल हो गया है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में संकट काल अर्थात राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। इस प्रकार का आपातकाल सिर्फ और सिर्फ केवल उस राज्य के लिए ही हो सकती है जिस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाती है। और तीसरा आपातकाल है वित्तीय आपातकाल, जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 360 में प्रावधान किया गया है। फाइनेंशियल इमरजेंसी बाय द आर्टिकल 360। अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत के वित्तीय साख या स्थायित्व को खतरा है, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि इन आपातकाल में केंद्र राज्य के मध्य जो वित्तीय संबंध है उस पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो इस क्रम में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध पर आपातकाल के निम्न प्रभाव हो सकते हैं। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रपति केंद्र एवं राज्यों के वित्तीय बंटवारों और राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों को स्थगित करने का आदेश दे सकता है। द प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर कैन डायरेक्ट दैट ऑल प्रोविजंस regarding division of taxes between union and state and grants in aids remain suspended. However, such suspension shall not go beyond the
expiration of the financial year in which the proclamation ceased to operate। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के आपातकाल में राष्ट्रपति संघ तथा राज्यों के राजस्व के विभाजन में परिवर्तन करने या उसे स्थगित करने का अधिकार मिल जाता है। दूसरा है वित्तीय आपातकाल के दौरान, ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। उल्लेखनीय है कि भारत में यह आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है, परंतु वित्तीय आपातकाल के दौरान संघ निम्न निर्देश राज्यों को दे सकती है, जिसमें पहला है निश्चित दिशा में वित्तीय नियमों की उपयुक्तता का पर्यवेक्षण हेतु, यानी टू ऑब्जर्व सच कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी एज स्पेसिफाइड इन द डायरेक्शन। और दूसरा है राज्य की सेवा में लगे सभी व्यक्तियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित के वेतन भत्ते की कटौती करने हेतु राज्यों को निर्देश दे सकता है। यानी कि राष्ट्रपति जब देश में वित्तीय आपातकाल लगा हो तो राज्य के सभी कर्मचारियों या संघ के सभी कर्मचारियों, जिनमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित प्रत्येक के वेतन भत्ते में कटौती करने का निर्देश राज्यों को दे सकता है। टू रिड्यूस द सैलरीज एंड allowances of all people serving in connection with the affairs of state, including high court judges। तो ये थे आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों पर मुख्य प्रभाव। अब हम बात करेंगे कि संघ और राज्यों के मध्य जो आर्थिक व्यवस्था स्थापित किए गए हैं उसके कौन कौन से दोष उभर कर सामने आते हैं। संघ और राज्यों के मध्य स्थापित आर्थिक व्यवस्था के कुछ दोष उभर कर सामने आए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से निम्न हैं। पहला, नेग्लिजेंस ऑफ फेडरल डॉक्ट्रिन, यानी कि संघात्मक सिद्धांतों की उपेक्षा। हम कह सकते हैं कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंध के अंतर्गत संघात्मक सिद्धांतों की उपेक्षा की गई है, क्योंकि संघीय व्यवस्था में प्रायः परोक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स संघ सरकार के हाथों में होते हैं और प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स राज्य सरकारों के अधिकार में। परंतु हम पाते हैं कि भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है, बल्कि इससे भिन्न व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत संघ एवं राज्यों के जो कर लगाने के अधिकार क्षेत्र हैं उनके सीमा का निर्धारण कर दिया गया है। दूसरा है नो सफिशिएंट इनकम ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों की आय पर्याप्त ना होना। संघ तथा राज्यों के मध्य स्थापित आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों को आय के पर्याप्त साधन प्राप्त नहीं है। और तीसरे दोष के रूप में हम बात कर सकते हैं कि जनता पर करों का भार, टैक्स बर्डन ओवर द सिटीजन। भारत सरकार की आर्थिक व्यवस्था में अनेक विसंगतियां पाई जाती हैं, जिसके अंतर्गत कर प्रणाली के भी दोष शामिल हैं। जनता के ऊपर लगने वाले कर प्रायः पेचीदा है, जिसका कारण वे हमेशा करों के बोझ का सामना करती है। हालांकि इस दिशा में भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 से जीएसटी के रूप में किसी भी सामान पर केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा लगने वाले अलग अलग करों के बजाय एक कर प्रणाली की व्यवस्था किया गया है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है और इसे सरकार द्वारा स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया जा रहा है। इस क्रम में अगला बिंदु है, यानी संघ और राज्यों के मध्य जो आर्थिक व्यवस्था स्थापित है उसके दोष के रूप में अगला बिंदु है जो काफी महत्वपूर्ण बिंदु है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य तनाव, टेंशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के वित्तीय संबंधों में संसाधन के वितरण, राज्यों के ऋण, वित्त एवं योजना आयोग जो अब नीति आयोग हो गया है, तथा अंतर्राज्यीय व्यापार को लेकर
तनाव सामने आते रहे हैं। प्रायः केंद्र की सहायता और राज्यों की आय मिलकर भी राज्यों के खर्चे पूरे नहीं कर पाते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए राज्यों को केंद्र से ऋण लेना पड़ता है और इस ऋण के कारण राज्यों की स्थिति बिगड़ती जाती है या फिर ऋण नहीं मिलने की स्थिति में केंद्र और राज्य के मध्य तनाव उत्पन्न होने लगता है। वित्त आयोग जो धन राशि राज्यों को स्वीकृत करता है वह राज्यों के विकास के लिए पर्याप्त रहती है। नीति आयोग जो पूर्व में योजना आयोग था, देश की योजनाओं के लिए कुछ आधारभूत विषय निश्चित करता है। योजना प्रारूप का अंतिम निर्णय केंद्र सरकार करती है और उन निर्णयों को राज्यों की सरकारों को लागू करना होता है। इससे भी कभी-कभी केंद्र और राज्यों के बीच तनाव उत्पन्न होता है। राज्यों की अपनी कोई योजना आयोग जैसी संस्था नहीं है जो राज्यों की योजनाओं को अपनी विशेष परिस्थितियों और आवश्यकता अनुसार बना सके। इस संबंध में अशोक चंदा का मत है कि योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है। संविधान के अनुसार अंतर्राज्यीय व्यापार को नियमन करने की शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित है। केंद्रीय सरकार कभी-कभी राष्ट्रीय और स्थानीय मामलों में राज्यों के हितों में समन्वय स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप करती है। इससे केंद्र एवं राज्य के मध्य मतभेद उत्पन्न होने लगता है। केंद्र और राज्य के मध्य स्थापित आर्थिक व्यवस्था का अगला दोष के रूप में हम बात करेंगे कि केंद्र द्वारा राज्यों के दी जाने वाली सहायता अनुदान में पक्षपातपूर्ण रवैया। इसके अंतर्गत है केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को जो अनुदान दी जाती है वह पूर्णतः केंद्र सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। राज्यों को प्राप्त अनुदान में प्रायः असमानता होती है। अक्सर राज्यों का यह आरोप रहा है कि केंद्र एवं राज्य में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकार होने पर भिन्न राजनीतिक दल वाले सरकार वाले राज्यों के साथ भेदभाव की नीति अपनाई जाती रही है। तो ये मुख्य दोष हुए केंद्र और राज्य के मध्य स्थापित आर्थिक व्यवस्था के। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि वित्तीय मामलों में हमारी संघीय इकाइयों की तुलना में केंद्र की स्थिति बहुत शक्तिशाली है। नियोजन व्यवस्था से केंद्र की स्थिति और भी मजबूत हो गई है। परिणाम स्वरूप हमारे देश की वित्तीय व्यवस्था संघीय होते हुए भी अत्यधिक एकात्मक है और ऐसा विश्व में किसी अन्य संघीय व्यवस्था में उदाहरण नहीं मिलता है। स्वाभाविक रूप से हम अंतर्राज्यीय वित्तीय एकीकरण व केंद्रीयकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसकी शुरुआत के बारे में अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि संविधान लागू होने के कुछ वर्ष बाद तक केंद्र तथा राज्य के मध्य सामंजस्य रहा, परंतु जैसे ही राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय होने लगा तथा कुछ राज्यों में क्षेत्रीय दल सत्ता में आने लगे, तब केंद्र एवं राज्य के बीच तनाव बढ़ने लगी और राज्यों द्वारा प्रायः मांग की जाने लगी कि केंद्र तथा राज्य के मध्य संबंधों का पुनरीक्षण हेतु आयोग का गठन किए जाए। इस क्रम में अब तक मुख्य रूप से 5 आयोग गठित किए जा चुके हैं, जिनमें प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, राजमन्नार समिति 1969, भगवान सहाय समिति 1971, सरकारी आयोग जिसका गठन 1983 में तथा मदन मोहन पुंछी आयोग 2010 है। इनमें से प्रथम 3 आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशें अमान्य कर दी गई, जबकि सरकारी आयोग की सिफारिशों में से कुछ के स्वीकार करने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने जून 1983 में केंद्र और राज्य की शक्तियों, कार्य और उत्तरदायित्व के वर्तमान ढांचे का परीक्षण और समीक्षा करने तथा उसमें उपयुक्त परिवर्तन की सिफारिश करने के लिए न्यायाधीश R.S. सरकारिया के नेतृत्व में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की
जिनमें कुल 247 सिफारिशें थी। उल्लेखनीय है कि सरकारिया आयोग द्वारा केंद्र की शक्तियों को कम करने की बात तो स्वीकार नहीं किया गया है और सबल केंद्र सरकार को राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए आवश्यक बताया है, परंतु इसके साथ ही राज्यों की आलोचनाओं को देखते हुए सरकारिया आयोग के द्वारा केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में सुधार हेतु अनेक सुझाव भी दिए गए हैं, ताकि केंद्र राज्य के मध्य तनाव को कम किए जा सके। अब आवश्यकता इस बात की है कि सरकारिया आयोग के सुझावों को केंद्र सरकार स्वीकार करे तथा राज्य सरकारें भी केंद्र सरकार के प्रति सकारात्मक दृष्टि कायम करे। उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी उपयोगी होगी।